हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस ट्रेनिंग की बात करेंगे उसका सब्जेक्ट है प्रोडक्शन क्वालिटी मैनेजमेंट, जो पीक्यूएम का टूल है। ये प्रोसेस कैसे काम करता है और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये कंप्लीट ओवरव्यू और इस प्रोसेस का इम्पोर्टेंस क्या है, ये तीनों जो ओवरव्यू हैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। आप ये एक छोटा सा वीडियो देखने के बाद इस प्रोसेस का पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको होने वाला है, ये प्रोसेस काम कैसे करता है। ठीक है, तो आप इसमें अच्छे से इस ट्रेनिंग को सुनना है। ये सुनने के बाद में कंपनी में अगर कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है या कंपनी के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय भी हैं जिनको कोई कंफ्यूजन है, तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको वो क्लियर होने वाला है। ठीक है, ये छोटे छोटे ट्रेनिंग मटेरियल हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि ताकि हम लोगों का जो ट्रेनिंग टाइम है वो सेव हो और इजिली कुछ वीडियोस को देखने के बाद हम लोग कंपनी के प्रोसेस क्या है और हमारी कंपनी कैसे काम करती है वो हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है पीक्यूएम, प्रोडक्शन क्वालिटी मैनेजमेंट। ये प्रोसेस यूनिकली हमारी कंपनी में हम लोगों ने डेवलप किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कहीं किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले है बिजनेस यूनिट। हम लोगों ने अपनी पूरी कंपनी को छोटी छोटी बिजनेस यूनिट में डिवाइड किया है। जैसे लेजर मशीन है, उधर में उसको सीबीयू लेजर का नाम दिया है, जो लेजर के ऊपर प्रोसेस हो रहे हैं। सीबीयू प्लाज्मा ऑक्सी, मतलब जो प्लाज्मा या ऑक्सी कटिंग है उसको हमने सीबीयू प्लाज्मा ऑक्सी बिजनेस यूनिट का नाम दिया है। सीबीयू बैंडसा चोपसा, इसका मतलब कि सीबीयू जो है वो बैंडसा चोपसा जो कटिंग ऑपरेशन होता है। सीबीयू बेसिकली कटिंग बिजनेस यूनिट। तो कटिंग के लिए बेसिकली हमारे पास लेजर मशीन है, प्लाज्मा मशीन है और बैंडसा चोपसा है। फ्यूचर में अगर कोई और मशीन ऐड हुआ तो उसको भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, बट अभी ये तीन कैटेगरी की हमारे पास कटिंग रहती है। और सीबीयू रोलिंग, क्योंकि मोस्टली कटिंग के बाद में फ्लैटनिंग के लिए हम लोग रोलिंग ऑपरेशन करते हैं, तो वो भी सीबीयू का हिस्सा हम लोगों ने बनाया हुआ है। इसलिए ये चार जो बिजनेस यूनिट है ये सीबीयू के अंडर में आती हैं। मेन अकेली जो बिजनेस यूनिट है वो है सीबीयू, ये चारों वर्टिकल उसके अंडर में आते हैं। ठीक है, ये एक बात है। दूसरा बेंडिंग। बेंडिंग मतलब जो हमारी प्रेस ब्रेक्स हैं, बेंडिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, या कोई अगर हम मैनुअल बेंडिंग भी करेंगे तो वो भी हम लोग बेंडिंग के अंडर में रख सकते हैं, वो हमारा इंटरनल डिसीजन है। बट अभी हमने प्रेस ब्रेक की जो कैटेगरी है उसको बेंडिंग का नाम दिया हुआ है बिजनेस यूनिट का। और एक बिजनेस यूनिट है पाइप बेंडिंग, जो हमारे पाइप बेंडिंग के ऑपरेशन है, पाइप बेंडिंग के ऊपर है, वो एक अलग बिजनेस यूनिट हमने बना रखा है इसमें कैटेगराइज करने के लिए। फिर आता है एफबीयू। एफबीयू का मतलब है फैब्रिकेशन बिजनेस यूनिट। जो भी हमारे वेल्डिंग से रिलेटेड ऑपरेशन है वो सब एफबीयू के अंडर में आते हैं। उसके बाद में आता है एमबीयू। एमबीयू का मतलब है मशीन शॉप बिजनेस यूनिट। तो मशीन शॉप में जो भी मशीन हैं जैसे ड्रिलिंग, मिलिंग, प्लानो मिलर, वीएमसी, ये सब जो मशीन हैं ये एमबीयू कैटेगरी में आती हैं, एमबीयू बिजनेस यूनिट के अंडर में। फिर आता है पीबीयू। पीबीयू मतलब पाउडर कोटिंग, शॉर्ट ब्लास्टिंग, केमिकल प्री ट्रीटमेंट, पाउडर कोटिंग, ये सब जो आते हैं। इवन प्लेटिंग भी है जो, वो भी पीबीयू के अंडर में आता है। अगर कोई प्लेटिंग वाला पार्ट भी बाहर से प्लेटिंग होके आता है तो पीबीयू टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्वालिटी को हैंडओवर करके चेक कराने का इनकमिंग में। ठीक है, एक आता है एनपीडी। एनपीडी इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये एक बिजनेस यूनिट है। देन इट इज अ डिस्पैच, जो डिस्पैच बिजनेस यूनिट है। एक स्टोर है, एक डिस्पैच है। ठीक है, देन आता है एनी अदर, मतलब अगर कोई अदर बिजनेस यूनिट है जिसमें इसके अलावा अगर कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एनी अदर का चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बिजनेस यूनिट सिलेक्ट करनी है। आप जिस बिजनेस यूनिट में काम करते हो आप अपने लाइन लीडर से पूछ सकते हो। वैसे तो इसको देख के भी आइडिया लग जाता है अगर आपने ये समझ लिया इसका मतलब। अदरवाइज आप अपने लाइन लीडर से या सुपरवाइजर से पूछ सकते हो कि वो कौन सा बिजनेस यूनिट है। ठीक है, उसके बाद में आता है नेक्स्ट ऑपरेशन रिलेटेड टू बिजनेस यूनिट। तो इसमें जैसे मान लो कटिंग हुआ, अब कटिंग के बाद अगर हमें पता है कि ये बेंडिंग होना है इसमें, अगर तो नेक्स्ट बिजनेस यूनिट सिलेक्ट करना है बेंडिंग। अब अगर कटिंग के बाद उसमें रोलिंग होना है तो नेक्स्ट बिजनेस यूनिट उसमें क्या सिलेक्ट करना है, रोलिंग। मान लो फ्लैटनेस की जरूरत है उसमें। अब कटिंग के बाद डायरेक्ट मशीन शॉप में जा रहा है तो नेक्स्ट बिजनेस यूनिट आएगा एमबीयू। ठीक है, कटिंग के बाद सीधा मशीन पीबीयू में जा रहा है तो नेक्स्ट बिजनेस यूनिट क्या हो जाएगा, पीबीयू। कटिंग के बाद वो एनपीडी का पार्ट है, ठीक है, एनपीडी में जाना है। बेसिकली नेक्स्ट ऑपरेशन कहाँ होना है, अगर वो पार्ट एनपीडी से रिलेटेड है तो फॉर्म भरते समय ही उसमें एनपीडी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्म मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा, इसमें नेक्स्ट ऑपरेशन में से एनपीडी मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि एनपीडी यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। लेकिन आपको जब भी आप बिजनेस यूनिट सिलेक्ट करते हो, अगर कोई पार्ट एनपीडी से रिलेटेड है, भले वो सीबीयू वाले उस पार्ट को भर रहे हैं, तो उसमें एनपीडी सिलेक्ट करना है, एनपीडी से रिलेटेड पार्ट में।
उसमें अपना इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं डालना है। एनपीडी के पार्ट में एनपीडी सिलेक्ट करना है, उसमें सीबीयू बेंडिंग ये सब नहीं आएगा, एनपीडी सिलेक्ट करना है कटिंग बिजनेस यूनिट से ही। नेक्स्ट में आप डाल सकते हो, अगर वो बेंडिंग में जा रहा है तो बेंडिंग में डाल सकते हो। अगर बेंडिंग वाले फिर उस पार्ट को ऑफर करेंगे क्वालिटी को, तो फिर बेंडिंग वाले अपना यूनिट सिलेक्ट करेंगे जो है वो एनपीडी, और नेक्स्ट बिजनेस यूनिट वो जिस बिजनेस यूनिट में जाना है वो ऑपरेशन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में आता है नेक्स्ट बिजनेस, मैंने आपको बता दिया कि इसमें नेक्स्ट बिजनेस यूनिट सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद में लाइन लीडर नेम। लाइन लीडर मतलब जो उस लाइन का लाइन लीडर है वो अपना नाम डालेगा जो ये पार्ट ऑफर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर, कौन सा पार्ट नंबर क्वालिटी को ऑफर किया जा रहा है वो पार्ट नंबर इसमें आएगा। देन वर्कर नेम एंड एम्प्लॉय कोड, इसमें आएगा जो वर्कर उस पार्ट को बनाने में इन्वॉल्व हुए। जैसे मान लो अगर वेल्डिंग के बाद में आप ये पार्ट ऑफर कर रहे हो, तो इसमें लाइन लीडर में टैकर का नंबर आएगा जिसने उसको टैकिंग किया, या जो लाइन लीडर है उसका लाइन लीडर का, और वर्कर नेम एंड एम्प्लॉय कोड में जिसने उसको वेल्डिंग किया है, अगर बेंडिंग किया है तो जिसने बेंडिंग किया है, अगर ड्रिलिंग किया है तो जिसने ड्रिलिंग किया है। तो बेसिकली जिसने उसके ऊपर काम किया है उसका कोड इसमें आने वाला है वर्कर एम्प्लॉय कोड में। ठीक है, उसके बाद में आता है कस्टमर नेम। अब ये जो पार्ट है वो किस कस्टमर के लिए ये पार्ट हम बना रहे हैं, तो यहाँ कस्टमर की लिस्ट है, इसको चूज कर सकते हैं। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा कि किस कस्टमर है, किसी का ड्राइंग नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, तो अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रायोरिटी है कि वो कस्टमर का नाम आना चाहिए। अभी इसमें वीएमआईपीएल भी है, वीएमआईपीएल कस्टमर नहीं है, बट अगर हम कोई पार्ट आउटसोर्स करते हैं, मान लो हमने कोई पार्ट आउटसोर्स किया हुआ है और वो इस फॉर्म को हमें हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट उससे ये पीक्यूएम करा के ले रहा है उस सप्लायर से, तो वहां पे सप्लायर को वीएमआईपीएल चूज करना है, क्योंकि उसके लिए जो कस्टमर है वो वीएमआईपीएल है। ठीक है, तो वीएमआईपीएल मतलब जो आउटसोर्सिंग पार्ट के लिए वीएमआईपीएल चूज होगा इसमें। फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन डन बाय नेम एंड पर्सन। अभी इसमें ये सब क्वेश्चन मैंडेटरी हैं। फर्स्ट पीस, जब भी कोई पार्ट बनता है तो आपको पहले वो पार्ट बना के उसका फर्स्ट पीस का इंस्पेक्शन क्वालिटी डिपार्टमेंट से कराना है। जब क्वालिटी डिपार्टमेंट किस बंदे से, किस क्वालिटी के किस एम्प्लॉय ने उसका फर्स्ट पीस किया है उसका यहाँ पे नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद बैच क्वांटिटी इन नंबर्स, कितनी क्वांटिटी आप ऑफर कर रहे हो। मान लो आपने 50 यूनिट बनाया और 50 यूनिट ऑफर करो, तो इधर में 50 आएगा। कितनी क्वांटिटी आप ऑफर कर रहे हो क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए, पीक्यूएम के लिए, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट उतनी ही क्वांटिटी कंसिडर करेगा। मान लो आपने 50 क्वांटिटी ऑफर की, आप बोले 50 क्वांटिटी मैंने चेक कर लिया, पार्ट ओके है, क्वालिटी का बंदा चेक कर सकता है, तो आपने वो फॉर्म भरा। अब अगर उसमें से कुछ यूनिट रिजेक्शन निकले तो उसमें रिजेक्शन आउट ऑफ 50 कंसिडर होगा, उसके अंदर समझा जाएगा। तो इधर में आपको बैच क्वांटिटी डालना है। उसके बाद में आता है रिमार्क्स। रिमार्क्स में अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि इसमें डालनी चाहिए, वो रिमार्क में पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे सप्लायर्स हैं वो ये फॉर्म भर रहे हैं, तो वो यहाँ पे जो लाइन लीडर का नाम है या कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, वो इधर में डाल सकते हैं रिमार्क्स के अंदर। ये करके इसको सबमिट करना है फॉर्म को। जब ये फॉर्म सबमिट करते हैं, मैं एक फॉर्म आपको भर के दिखाता हूँ। मान लो कोई एक पार्ट है जो सीपीयू लेजर ने, कोई एनपीडी का पार्ट मैं आपको भर के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी सब तो सिंपल है। मान लो कोई पार्ट है जो एनपीडी से रिलेटेड है, सीबीयू लेजर, वो सीबीयू डिपार्टमेंट ने उसको कटिंग किया, तो उसको लाइन लीडर को कैसे ऑफर करना है पार्ट को, वो एनपीडी यहाँ पे चूज करेगा क्योंकि एनपीडी का पार्ट है। नेक्स्ट ऑपरेशन मान लो उसको बेंडिंग के ऊपर जाना है तो बेंडिंग चूज करेगा। ठीक, उसके बाद में लाइन लीडर नेम, लेट से कोई एबीसी लाइन लीडर है, ठीक है, मान लो बारी है इसका लाइन लीडर। ठीक है, उसके बाद में पार्ट नंबर, कोई एबीसी पार्ट नंबर है। ठीक, उसके बाद में वर्कर नेम एंड एम्प्लॉय कोड। वर्कर नेम एंड एम्प्लॉय कोड मतलब कोई भी एक्स वाई जेड कोई वर्कर नेम, लेट से दया कोई नाम डाल दो, दया ने इस पार्ट को कटिंग किया है। उसके बाद में कस्टमर नेम, अब किस कस्टमर से रिलेटेड है, अगर हमें पता है ये एनपीडी का पार्ट है और किसी स्पेसिफिक कस्टमर से रिलेटेड है तो हम उस कस्टमर का नाम डाल सकते हैं। जैसे मान लो ये जेसीबी से, जेसीबी का कोई पार्ट है, फर्स्ट पीस लेट से किसी सचिन ने इसका, जो सागर ने इसका फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन किया है, नाम डाल दो। और बैच क्वांटिटी इन नंबर्स, मान लो हमने 5 पार्ट ऑफर किए हैं, एनपीडी के पार्ट है, क्वांटिटी कम ही रहने वाली है, या एनपीडी का प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, उसका हैंड ओवर नहीं हुआ है, तो भी वो भले ज्यादा क्वांटिटी रहेगा लेकिन एनपीडी में आएगा। ठीक है, तो 5 पार्ट है। उसके बाद में रिमार्क्स, अगर कोई ऐसा रिमार्क है जैसे मान लो ये फिनिशिंग जो है वो किसी कृपा ने किया है, लेट से कुछ ऐसा आपको रिमार्क में डालना है कि फिनिशिंग इसने किया, ये किया और इसको सबमिट कर दिया। जब हम इसको सबमिट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये जो डाटा है वो यहाँ पे आ जाता है। देखो मैंने ये फॉर्म भरा, ये डाटा इधर में आ गया। इधर में ये फॉर्म कब भरा गया, किसने भरा,
वो सब इसमें पूरा डिटेल आता है, कितनी क्वांटिटी के लिए भरा ये फॉर्म। तो ये क्वालिटी के पास आता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट अभी यहाँ से लेके यहाँ तक ये शीट लॉक है, इसको कोई भी कुछ टच नहीं कर सकता, इवन क्वालिटी के लोग भी इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। इस फॉर्म को भरते हुए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे, जस्ट आपको फॉर्म दिखाता हूँ, जब भी आप फॉर्म भरते हो तो आपको जो इम्प्लॉय कोड है वो नंबर डालना है इसमें, ठीक है। वर्कर नेम एंड इम्प्लॉय कोड मान लो आपने डाल दिया। इसमें जब ये क्वांटिटी डालते हैं इसके अंदर, यहाँ पे बैच नंबर, तो क्वांटिटी में आपको नोज, पीसीज या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखना है। इसमें पूरा यूनिक नंबर डालना है, जैसे 11, 12, कुछ भी ऐसा जो भी नंबर डालना है इसके अंदर। इसके अंदर आपको साथ में कुछ टेक्स्ट नहीं लिखना है उसके साथ में, जैसे 11 के साथ में आपने नोज लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। इसके अंदर सीधा फिगर लिखना है पूरा। कभी कभी हम ऐसा करते हैं 0, 11 लिख देते हैं, ये भी नहीं लिखना, पूरा नंबर डालना है इसके अंदर, जो भी नंबर है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है सीधा। ये आ गया। अभी इसके बाद में क्या होगा, जब आप ये फॉर्म भरते हैं तो अभी क्वालिटी, ये काम तो था प्रोडक्शन का फॉर्म भरने का, प्रोडक्शन ने ये फॉर्म भर दिया। अब क्वालिटी डिपार्टमेंट को क्या करना है, क्वालिटी के पास जैसे ही ये आता है फॉर्म भर के, तो क्वालिटी को यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप देखोगे क्वालिटी को 2 ऑप्शन मिलेंगे, सबसे पहले क्वालिटी रिजल्ट 1 और क्वालिटी रिजल्ट 2। अब मान लो कोई पार्ट आया क्वालिटी के पास, तो क्वालिटी के बंदे को सबसे पहले इसमें ये देखना है कि फर्स्ट पीस में किसका नाम डाला हुआ है। अगर मान लो फर्स्ट पीस में सागर का नाम डाला हुआ है और ये पार्ट जो चेक कर रहा है वो नीतीश चेक कर रहा है मान लो, तो सबसे पहले नीतीश को क्या काम करना है, नीतीश को सागर से पूछना है कि सर आपने ये पार्ट चेक किया था क्या। कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्शन के लोग फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन नहीं कराते हैं और वो किसी का भी नाम डाल देते हैं क्वालिटी के उसका। अब इधर में अगर रिकॉर्ड हो गया और किसी क्वालिटी के बंदे ने इसको अप्रूव कर दिया, तो अभी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। अगर कभी ऑडिट होता है तो क्वालिटी का वो इम्प्लॉय ऑडिट में फंसेगा जिसने वो चेक नहीं किया, जिसने अप्रूव किया है, ठीक है। अब सागर बोल देता है मैंने फर्स्ट पीस किया ही नहीं है और नीतीश ने अप्रूव कर दिया, तो ऑडिट किसके ऊपर आएगा, नीतीश के ऊपर आएगा, क्योंकि उसको चेक करना चाहिए था। कंपनी का स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि क्वालिटी को आपस में एक दूसरे से बात करके फर्स्ट पीस जिसने इंस्पेक्शन किया है उसको चेक करना है। अगर प्रोडक्शन ने फर्स्ट पीस किसने किया उसका नाम गलत डाला है, तो क्वालिटी को एस्केलेट करना है, टॉप मैनेजमेंट को एस्केलेट करना है, उसको शो कॉज नोटिस जाएगा, वार्निंग लेटर जाएगा। लेकिन कंपनी का प्रैक्टिस ये है कि फर्स्ट पीस जिसने किया है उसी का नाम यहाँ पे डलना चाहिए। फर्स्ट पीस करने के पीछे ऑब्जेक्टिव यह है कि अगर हम फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन कर लेते हैं किसी पार्ट का, तो वो पूरा का पूरा बैच रिजेक्ट होने के जो चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि अगर पहले पार्ट में कोई गलती की थी तो वो पूरे पार्ट में ट्रांसफर नहीं होती गलती, इसलिए फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन करना मैंडेटरी है। अब यहाँ पे क्वालिटी के पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे क्वालिटी को जो ऑप्शन मिलते हैं, 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक फॉर्म रिजेक्टेड, दूसरा रेड और तीसरा ग्रीन। फॉर्म रिजेक्टेड का मतलब है कि मान लो किसी ने यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो 5 करके नोज डाल दिया यहाँ पे कुछ ऐसे। अब अगर कुछ ऐसा फिगर डाल दिया तो क्वालिटी को इसको फॉर्म रिजेक्ट करना, अगर किसी ने फॉर्म गलत भरा है। अगर किसी ने फॉर्म में पार्ट नंबर सही से नहीं डाला, पार्ट नंबर कुछ गलत डाला है, तो भी रिजेक्ट करना है। कोई भी रीजन हो सकते हैं फॉर्म रिजेक्ट, कोई बिजनेस यूनिट गलत डाल दिया, मान लो किसी ने नेक्स्ट ऑपरेशन बेंडिंग डाल दिया लेकिन नेक्स्ट ऑपरेशन बेंडिंग नहीं है, तो भी फॉर्म को रिजेक्ट करना है। किसी ने सीबीयू का पार्ट था लेकिन किसी ने उसमें एफबीयू सिलेक्ट कर लिया, बिजनेस यूनिट गलत डाल दिया, तो भी फॉर्म रिजेक्ट करना है। मतलब फॉर्म में अगर कोई भी गलती है तो फॉर्म को रिजेक्ट करना है। एक काम क्वालिटी, एक ऑप्शन होगा ये। अब दूसरा, मान लो उसने 5 क्वांटिटी बनाई, यहाँ पे मैं करता हूँ 5 क्वांटिटी बनाई और आपने उसको चेक किया और 5 में से आपको लगता है कि इसमें से एक क्वांटिटी रिजेक्ट है, तो क्वालिटी को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले रेड करना है, ठीक है। रेड करना है और रेड का यहाँ पे ये डेट आता है चूज करने का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे रेड आएगा और डेट चूज करके यहाँ पे रेड कर देना सबसे पहले। ये 29/7/2024 को रेड हुआ। अभी उसके बाद में क्वालिटी रिजल्ट सेकंड का ऑप्शन आता है, ये रेड किया, एक ऑप्शन आ गया। उसके बाद में यहाँ पे ग्रीन क्वांटिटी कितनी है वो पंच कर देनी है। मान लो 4 क्वांटिटी ग्रीन है, अगर एक रिजेक्ट हुआ था, और इधर से फॉर्मूला कॉपी पेस्ट नीचे कर देना है, क्वालिटी को इसका एक्सेस है कॉपी पेस्ट करने का। तो एक क्वांटिटी रिजेक्टेड आ रहा है यहाँ पे, और ये डेट वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी कर देना। ये सब फॉर्मूले क्वालिटी को एज इट इज कॉपी करने हैं, ठीक है। उसके बाद में इंस्पेक्शन डन बाय क्वालिटी के, किस बंदे ने इंस्पेक्शन किया, मान लो नीतीश ने किया है तो नीतीश का इंस्पेक्शन में नाम आ जाएगा। और ये जो पार्ट रिजेक्ट हुआ, क्यों रिजेक्ट हुआ, उसमें डिफेक्ट क्या है, उसमें डिफेक्ट की कैटेगरी रहती है। मान लो फिनिशिंग ओके नहीं था, बर था पार्ट के अंदर, इसलिए रिजेक्ट हुआ। प्रोसेस बाईपास किया, मान लो उसने प्रोसेस बाईपास
कि जैसे प्रोसेस बाईपास का मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस है कंपनी का, अगर उसको बाईपास किया है तो भी यहाँ पे एक ये भी डिफेक्ट की कैटेगरी हो सकती है। जैसे मान लो उसके अंदर कटिंग के बाद उसमें बेंडिंग भी होना था और फिनिशिंग भी होना था, या उसमें कोई चैम्फर होना था, मान लो चैम्फर बाईपास हो गया, चैम्फर नहीं किया उसने तो प्रोसेस बाईपास हो गया, एक चैम्फर मिसिंग है, ठीक है, तो ये प्रोसेस बाईपास हो जाएगा। तीसरा बर, बर है अगर उसमें मार्किंग मिसिंग, मान लो जो बेसिक सिस्टम है कंपनी का, जेसीबी के लिए बेसिक सिस्टम यूज होता है, उसके ऊपर उसको मार्किंग देना होता है, रोलिंग होके रीडिंग्स लिखने होते हैं, ड्रिल का रीडिंग लिखना होता है, तो ये सब मार्किंग अगर मिसिंग है तो वो भी एक रीजन है रिजेक्ट होने का। तीसरा वेल्डिंग का डिफेक्ट है कोई, अगर वेल्डिंग से रिलेटेड कोई डिफेक्ट है तो वेल्ड चूज हो जाएगा उसमें। सरफेस ट्रीटमेंट, मान लो पाउडर कोटिंग से रिलेटेड कोई डिफेक्ट है, पिन होल है, पाउडर कोटिंग की डिफेक्ट कैटेगरी एक अलग है, सरफेस ट्रीटमेंट, ऐसे अन्य अन्य जो डिफेक्ट है वो अलग से हम अलग उसमें बात करेंगे। तो वो कोई डिफेक्ट है सब पाउडर कोटिंग सरफेस ट्रीटमेंट आएगा। स्पैटर है, अगर वेल्डिंग का कोई पार्ट है और उसमें स्पैटर है तो स्पैटर आ गया। रस्ट आ गया, अगर रस्टी पार्ट है तो रस्ट एक रीजन हो जाएगा। ओरिएंटेशन, कभी कभी बेंडिंग में क्या होता है पार्ट का ओरिएंटेशन गलत होता है तो वो भी एक रीजन हो सकता है। लॉजिस्टिक्स, मान लो कोई पैकेजिंग से रिलेटेड इशू है, आपने कोई पार्ट चेक किया स्टोर का और वो पैकेजिंग से रिलेटेड उसमें कोई इशू है तो भी वो एक कैटेगरी हो सकती है। फ्लैटनेस का इशू है पार्ट के अंदर। फिटमेंट इशू, मान लो कुछ पार्ट है मैसेज जो हम फिटमेंट करके देते हैं कस्टमर को, जिसमें फिटमेंट लेवल पे चेक करते हैं, जैसे ब्रेक पेडल है सीएनएच का, वो पार्ट जब हम चेक करते हैं तो उसमें हम उसका असेंबली करते हैं दो तीन पार्ट का आपस में, तो उसमें कोई इशू है तो वो एक एग्जांपल है, उसमें फिटमेंट इशू आ रहा है। डायमेंशनल में पार्ट का कोई डायमेंशन एज पर ड्राइंग नहीं है जो आप चेक कर रहे हो, डैमेज पार्ट डैमेज है उसमें, कुछ पार्ट में डेंट पड़ा हुआ है या कुछ ऐसा डैमेज है, वो एक रीजन है। बोम मिसिंग, कोई बड़ा पार्ट है जैसे बेलर का फ्रेम है या कोई की उनकी चेसी है जिसमें 100 पार्ट लगते हैं, अगर कोई पार्ट उसमें मिसिंग है तो बोम मिसिंग भी एक कारण हो सकता है। तो ये एक डिफेक्ट कैटेगरी हमने दी हुई है, इनमें से कोई डिफेक्ट जो है वो चूज करना है। मान लो मैं इसमें बोल देता हूँ इसमें फिनिशिंग का इशू था, ये पार्ट हो गया। उसके बाद में रिमार्क्स में अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जैसे जो डिफेक्ट है उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि क्या डिफेक्ट था, वो क्या कारण था, वो रिमार्क्स में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में जब आप ये दे देते हो, अभी जो है ना आपको ग्रीन टैग नहीं देना उसको, प्रोडक्शन को ग्रीन टैग कब देना है, जब प्रोडक्शन को एक्सेस है इस कॉलम का, जेड कॉलम का, प्रोडक्शन का बंदा यहाँ पे क्लोजर डेट डालता है उसकी कि आपने किस डेट को उसका इंस्पेक्शन किया, तो वो डेट क्लोजर डेट डालता है और यहीं से जो आपका क्वालिटी का टाइम निकलता है कि आपने पार्ट को इंस्पेक्शन करने के लिए कितना टाइम लिया, और ये आपकी परफॉर्मेंस है क्वालिटी के लोगों की, ठीक है। तो इधर में जब प्रोडक्शन का बंदा क्लोजर डेट डालेगा तब आपको उसको ग्रीन टैग देना है कि ये ले ग्रीन टैग, बदले में मेरा यहाँ पे क्लोजर डेट डाल। तो ये कंपनी का एक प्रोसेस है। इसके बाद में ये पार्ट मान लो फिनिशिंग की वजह से रिजेक्ट हुआ तो उसके बाद में कंटेनमेंट एक्शन आपको भर के लेना है प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन इसमें कंटेनमेंट एक्शन में इमीडिएट जो सेग्रीगेशन आता है या जो क्वालिटी का प्रोसेस रहता है सेग्रीगेशन करके देंगे आपको प्रोडक्शन के लोग। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है जो हमारे कस्टमर हमारे क्वालिटी से एक्सपेक्ट करते हैं, अगर कोई कस्टमर एंड पे रिजेक्शन पाया जाता है वो सेम प्रोसेस आपको प्रोडक्शन के साथ फॉलो करना है अपने यहाँ पे, ठीक है। जैसे कस्टमर एंड पे कोई रिजेक्शन आता है तो आप जाके सेग्रीगेशन करते हो, 8D काप्पा ये सब रिपोर्ट भर के देते हो, इसी तरीके से कोई हमारे यहाँ पे रिजेक्शन आता है तो आपको प्रोडक्शन से कंटेनमेंट एक्शन करा के लेना है, किस डेट को एक्शन लिया वो आएगा इसके अंदर, प्रोडक्ट ये सब काम प्रोडक्शन को करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ठीक है। उसमें रूट कॉज एनालिसिस करने, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, क्यों वो प्रॉब्लम आया था, परमानेंट एक्शन इन डिटेल्स क्या है, ठीक है, तो वो एक्शन यहाँ पे परमानेंट एक्शन का डिटेल इधर में डालना है। एविडेंस, कोई उसके लिए प्रेजेंटेशन या पीपीटी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यहाँ पे अपलोड करनी है। और उसके बाद में टारगेट क्लोजर डेट, ये कब तक ये टारगेट क्लोजर डेट ये क्वालिटी को असाइन करनी है प्रोडक्शन को कि इस दिन तक मुझे ये करके चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक्चुअल क्लोजर डेट, एक्चुअल क्लोजर डेट जो है वो ये टारगेट क्लोजर डेट, सॉरी इसमें एक चीज मिस हो रही है, टारगेट क्लोजर डेट है जो प्रोडक्शन डाल के देगा कि मेरे ये जो रिजेक्शन है इसको मैं कब तक क्लोज करूंगा, ये प्रोडक्शन टारगेट देगा। क्वालिटी को जब तक ये टारगेट नहीं मिल जाता तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ने का है। उसके बाद में एक्चुअल क्लोजर डेट, एक्चुअल क्लोजर डेट जो है वो क्वालिटी अपडेट करेगा कि ये जो टास्क है वो कब क्लोज हुआ, ठीक है। उसके बाद में करंट स्टेटस ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, फॉर्मूला ड्रैग करना पड़ता है इसके लिए, जैसे मैं आपको कुछ केसेस दिखाता हूँ। मान लो ये फॉर्मूला है और ये नीचे तक ड्रैग हो गया, ठीक है। तो अभी ये 3 रिजेक्शन है जो ओपन है, इसमें मैं आपको ना एक एग्जांपल से बताता हूँ बेसिकली। जैसे मान लो मैं यहाँ सब रेड फिल्टर कर देता हूँ, ठीक है, जब कोई फॉर्म आता है, अब ये सब रेड है, ठीक है।
ये सब रेड है। अभी इसमें इसमें कापा भरा, इसमें रिवर्क डन आफ्टर चेक इट ऑन सरफेस टेबल, रूट कोज आ गया ये। देन ट्रेनी प्रोवाइडेड टू ऑपरेटर, ये परमानेंट एक्शन इन्होंने लिया। उसके बाद में एविडेंस के लिए कुछ प्रेजेंटेशन इधर अटैच कर सकते हैं। टारगेट क्लोजर डेट जो है वो प्रोडक्शन देता है अपने हर इशू के लिए, ये कापा भरने से पहले देना है उसको, और उसके बाद में एक्चुअल क्लोजर करके ये क्वालिटी क्लोज करता है। जैसे ही इधर क्वालिटी कोई डेट डालता है ये अपने आप क्लोज हो जाता है, और जो इसके MIS क्रिएट होते हैं उसमें ये ऑटो अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये है प्रोडक्शन को क्या करना है और क्वालिटी को क्या करना है। सबसे पहले प्रोडक्शन, अभी मैं इसको समराइज करता हूँ थोड़ा। प्रोडक्शन को सबसे पहले PQM फॉर्म भर के सबमिट करना है। उसके बाद में क्वालिटी को पार्ट अगर ओके है तो ग्रीन देना है, अगर रिजेक्टेड है तो रेड करना है। अगर 50 पार्ट ऑफर किए हैं, एक भी पार्ट रिजेक्टेड है तो इधर में रेड आएगा। ठीक है, अभी उसके बाद में आप इधर देख रहे होंगे क्वालिटी रिजल्ट सेकंड। सेकंड मतलब मान लो 50 पार्ट ऑफर किए, अभी जैसे ये 20 पार्ट थे, 20 पार्ट ऑफर किए थे, उसमें से कुछ रिजेक्शन रहा होगा, इसलिए क्वालिटी ने यहाँ पे रेड किया। उसके बाद में जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको रिवर्क करके लेके आएगा तो क्वालिटी को फिर से ऑफर करेगा, तो क्वालिटी सेकंड रिजल्ट में उसको अगर वो पार्ट ओके हो जाता है तो ग्रीन सिग्नल देता है और ग्रीन का डेट डालता है। फर्स्ट उसमें और सेकंड उसमें जितना डिफरेंस होता है वो रिवर्क टाइम कंसीडर होता है। जैसे ये 1/2/2024 को फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था, सेम डे प्रोडक्शन ने उसको रिवर्क कर दिया, मतलब उन्होंने सेम डे उसको रिजेक्शन को क्लियर कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे ये रिजेक्शन क्वांटिटी जो है वो 0 हो गया। मान लो वो 20 उसने बनाए थे और 18 ओके थे, तो मतलब 2 क्वांटिटी रिजेक्टेड थी। फिर जब वो रिवर्क करके लेके उन्होंने ग्रीन करा लिया तो क्वालिटी इधर में क्वांटिटी अपडेट कर देता है और ये पार्ट ग्रीन हो जाता है। ठीक है, अभी इसमें एक सिनेरियो क्या हो सकता था कि रिवर्क पॉसिबल ही नहीं है, उसको स्क्रैप करना पड़ेगा, तो क्वालिटी रेटिंग सेकंड में भी क्वालिटी को इसको रेड करना है। अगर दोनों जगह रेड है मतलब ये स्क्रैप करना है, ये रिवर्क पॉसिबल नहीं है इसका, तो क्वारंटाइन से उसको पार्ट को निकालना है और उसका स्क्रैप नोट अप्रूवल नोट बनाना है। उसका कॉस्ट कितना है, उस पार्ट का कॉस्ट पकड़ के, क्वांटिटी पकड़ के, और उसका स्क्रैप का वैल्यू माइनस करके एक स्क्रैप नोट फाइल नोट बनेगा, जिसके ऊपर प्रोडक्शन का साइन होगा, क्वालिटी का साइन होगा और प्लांट हेड का साइन होगा, और प्लांट हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको MD से अप्रूव करवाने की, और उसके बाद में उसको स्क्रैप करेंगे। ये प्रोसेस है क्वालिटी रिजल्ट फर्स्ट सेकंड का। अभी मैं इसको पहले जैसा कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइव प्रोसेस है। इस तरीके से ये हो गया क्वालिटी का काम। फिर उसके बाद में क्वालिटी का काम हो गया तो प्रोडक्शन का काम उसके बाद में शुरू होता है, प्रोडक्शन को कापा भरना है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन इस यहाँ पे कापा भरता है, क्वालिटी अप्रूव करता है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा साइकिल जो है क्लोज होता है। इसमें जो एक चीज ओपन है, जितना क्वांटिटी रिजेक्ट होता है वो सब क्वारंटाइन एरिया में जाना चाहिए, और क्वारंटाइन रजिस्टर को भी मेंटेन करना है। उसका प्रोसेस मैं अलग से बताऊंगा कि क्वारंटाइन रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है। वो फिर रजिस्टर मेंटेन करना और रिवर्क करवा के क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, प्रोडक्शन के पीछे पड़ के उसको रिवर्क करवाना है और रिवर्क करा के उसको मेन स्ट्रीम में लेके आना है। अगर रिवर्क नहीं हो पा रहा तो स्क्रैप करके स्क्रैप में डालना है। तो ये जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक PPM का समरी क्रिएट होता है। इस समरी के अंदर कल की डेट में कितना हमारा PPM था, किस बिजनेस यूनिट ने कितना प्रोडक्शन किया और कितना PPM था। कल क्योंकि संडे था इस वजह से प्रोडक्शन 0 दिखा रहा है। ठीक है, इस महीने में अभी तक टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ किस बिजनेस यूनिट का, टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी, टोटल रिजेक्टेड क्वांटिटी और PPM। ये बिजनेस यूनिट वाइज PPM आता है। इस महीने में जैसे ये 188 का PPM दिखा रहा है रिजेक्टेड क्वांटिटी, और 2204 का PPM दिखा रहा है, और इस साल में अभी तक कितना PPM आया ये सब इससे मॉनिटरिंग होता है। और कितना क्वांटिटी, ये काप्पा की समरी है, आपका इंटरनल MIS निकलता है जो, जिसमें जो हमारा काप्पा की समरी किस बिजनेस यूनिट के टोटल कितना क्वांटिटी रिजेक्ट हुआ, कितने बार रिजेक्ट हुआ, कितने टाइप के पार्ट रिजेक्ट हुए, कितने क्लोज हो गए और कितने आज की डेट में ओपन है, ये समरी क्रिएट होता है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ये क्वालिटी डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वर्कर्स को, ये सबको फॉलो करना है। अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्वालिटी के नॉर्म्स जो हमारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है वो हम लोग टूवर्ड्स गोल जीरो की तरफ मूव करते हैं। गोल जीरो इज व्हाट, कि हम लोगों को जीरो क्वालिटी का इशू चाहिए, 0 PPM चाहिए, ऑल कस्टमर एंड पे PPM 0 चाहिए। ठीक है, जितना इधर में PPM बढ़ रहा है इंटरनल रिजेक्शन में, एक चीज समझ के देख लो, इंटरनल में जितना PPM बढ़ेगा वो अच्छा है। ठीक है, वो क्वालिटी के परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है जितना इंटरनल PPM बढ़ेगा। कस्टमर एंड से PPM बढ़ना नहीं चाहिए, वो क्वालिटी का परफॉर्मेंस खराब करेगा। ठीक है, अंदर जितना PPM बढ़ेगा इसका मतलब प्रोडक्शन गलती कर रहा है, हम उसको ठीक करवाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे जब भी MIS बनता है, MIS के लिए भी बोल देता हूँ, यहाँ पे ईयर स्टार्ट डेट, ये हम लोग कोई फाइनेंशियल ईयर भी चूज करते हैं वो डेट चूज कर सकते हैं। ये मंथ स्टार्ट डेट ये हर महीने चेंज होनी चाहिए। जब भी आप जुलाई में, अभी जैसे जुलाई चल रहा है तो जुलाई का डेट है, ये डेट चेंज होना चाहिए। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट लॉजिक लगा के ये MIS क्रिएट कर रखा है। ये अलग लर्निंग है, वो मैं अलग सेशन में बताऊंगा कि ये टाइप की शीट क्रिएट कैसे करनी है। अभी इस जो ट्रेनिंग सेशन है इसमें हम ये समझ रहे हैं कि इस शीट का जो है वो उपयोग क्या है और इस शीट के लिमिटेशंस क्या है। एक प्रोडक्शन के लिए ये बात बता देता हूँ, ये जो ट्रेनिंग है वो प्रोडक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन को ये समझ में आएगा कि जो इस फॉर्म के माध्यम से उनके परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों का एक प्रोडक्शन ट्रैकिंग का शेड्यूल मॉनिटरिंग का टूल है, जिसमें कि क्वांटिटी वाइज मॉनिटरिंग होती है और वो क्वांटिटी उठाता है जितना PQM के अंदर पार्ट ऑफर हुआ है। तो अगर कोई ये पार्ट प्रोसेस बाईपास होता है तो ऑटोमेटिकली भले आपने 100% शेड्यूल अडेयर किया हो, लेकिन अगर वो क्वांटिटी वाइज MIS में नहीं नजर आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो फिर आपका परफॉर्मेंस इंपैक्ट करने वाला है। तो प्रोडक्शन के लिए मैंडेटरी है PQM का प्रोसेस फॉलो करना, इसको बाईपास करना नहीं है। अगर ये कहीं ऑडिट में पकड़ा जाता है तो पेनल्टी इज टर्मिनेशन। ठीक है, ये आप क्लियर कर लो, ये सबको समझ में आना चाहिए। क्वालिटी के जो नए लोग हैं, जो नए ज्वाइन करते हैं, उनको भी ये प्रोसेस समझना चाहिए कि किस तरीके से PQM काम करता है। फिर से एक बार मोटा मोटा रिवीजन करा देता हूँ। पहले ये फॉर्म भरना है, ठीक है, इस फॉर्म में जो कंटेंट है वो सब भरने हैं। उसके बाद में फॉर्म सबमिट होगा, सबमिट होके वो फॉर्म PQM की शीट में आता है। PQM की शीट के बाद PQM आएगा। क्वालिटी के पास 3 ऑप्शन रहते हैं, ग्रीन, रेड, फॉर्म रिजेक्टेड। अगर फॉर्म गलत भरा हुआ है, उसमें कुछ भी गलती है तो फॉर्म रिजेक्ट करना है। अगर एक भी क्वांटिटी रिजेक्टेड है तो रेड करना है और रेड की डेट डालनी है। उसके बाद में जब प्रोडक्शन रिवर्क करके लेके आएगा उसको, तो जब वो फाइनल ग्रीन होगा उसी दिन उसको वहां पे उसको ग्रीन करना है और ग्रीन का डेट डालना है। हम लोग पहले PDI का लिंक इसमें अपलोड करते थे, अभी हमने वो थोड़े टाइम के लिए रिलैक्सेशन दिया है, क्योंकि अपलोड करने में उस सब में टाइम ज्यादा जा रहा था। तो इस जो PDI रिपोर्ट आपने कोई पार्ट चेक किया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझ लो। अगर कोई भी पार्ट चेक किया तो उसका PDI रिपोर्ट आपको अपनी फाइल में हार्ड कॉपी संभाल के रखना है। कभी भी ऑडिट होगा तो वो चेक हो सकता है कि आपने ये ग्रीन किया था तो उसका PDI रिपोर्ट कहाँ है, तो नंबर से उसका वो आपको सेव करके रखना है। फिर उसमें ग्रीन क्वांटिटी आता है कि कितनी ग्रीन क्वांटिटी है वो डालना है आपको। ऑटोमेटिकली फॉर्मूला इसमें ट्रैक करेंगे तो रिजेक्टेड क्वांटिटी आ जाता है। ये डेट वैल्यू के लिए हमने डाला हुआ है यहाँ पे निकालने के लिए, लॉजिक के लिए। इसमें इशू रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी, इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि कोई ये पार्ट पिछले 1 साल में कितनी बार रिजेक्ट हुआ। जैसे ये पार्ट है, दिखा रहे 23 बार ये पार्ट रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इशू रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी से पार्ट का क्रिटिकलिटी समझ में आता है कि ये पार्ट कितना क्रिटिकल है। जब भी आप कोई पार्ट चेक करते हो, अगर आप इशू रिपीटिशन उसका फ्रीक्वेंसी चेक कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्रिटिकल पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से चेक करना है। ठीक है, उसके बाद उसमें इंस्पेक्शन डन बाय किसने किया उसका नाम सिलेक्ट करना है। डिफेक्ट कैटेगरी, क्या कैटेगरी है मैंने बता दिया। रिमार्क में जैसे ट्विस्टेड था, स्पेटर था, ये सब रीजन डाले हुए हैं तो ये रीजन डालने हैं। क्लोजर डेट जो है वो प्रोडक्शन को डालना है। आगे का यहाँ से सारा काम प्रोडक्शन का है। टारगेट क्लोजर डेट डालना, इधर में सिर्फ एक्चुअल क्लोजर डेट जो है और ओपन स्टेटस, ये सब क्वालिटी को मॉनिटरिंग करना और इसको क्लोज कराना है जो भी क्वालिटी इशू आता है। और बाय डिफॉल्ट PPM का MIS क्रिएट होता है जो कि इंटरनल परफॉर्मेंस है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा PQM टूल काम करता है। इस टूल के सबसे बड़े जो बेनिफिट हैं कि ये टूल अगर आप ढंग से फॉलो करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल होना ही होना है, क्योंकि इसमें सब स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, स्टोर के लिए मैंडेटरी गाइडलाइन है कि जब तक PQM कोई पार्ट इधर में जो वो इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे PQM के टूल में वो अप्रूव नहीं है तो स्टोर को इनवॉइस क्रिएट नहीं करना है। तो PQM को, स्टोर को और डिस्पैच टीम को PQM क्लियर करा के ही लेना है इनवॉइस बनाने से पहले। तो ये चीज का ध्यान रखना है। आई बिलीव कि ये ट्रेनिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको कंपनी का प्रोसेस समझ में आएगा कि कंपनी काम कैसे करती है। तो आप कनेक्टेड रहिए और बने रहिए, ट्रेनिंग अच्छे से सीखिए, लर्न करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।